नमस्कार। हमारे लोकतंत्र की बुनियाद में ना एक बहुत ही खास चीज है, एक तरह का अदृश्य कवच जो हम सब नागरिकों की रक्षा करता है। आज हम इसी कवच के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे अधिकारों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जब किसी से उसका अधिकार छीन लिया जाता है तो असल में उसका क्या छिन जाता है? क्या सिर्फ एक कानूनी हक या फिर कुछ और, कुछ बहुत बड़ा? बस यही सवाल है जो आज की हमारी बातचीत का आधार है। अच्छा, अपने अधिकारों की अहमियत को सही मायने में समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये देखना कि जब ये अधिकार नहीं होते तब क्या होता है। तो चलिए भारत के इतिहास से दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो हमें इन अधिकारों की असली कीमत समझाएंगी। ये वो दौर था जब पूरे देश के लिए एक बड़े गर्व का मौका था। एशियन गेम्स की मेजबानी की तैयारियां जोरों पर थीं और दिल्ली में बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जा रहे थे। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच भी छिपा हुआ था। तो हुआ ये कि जिन मजदूरों के पसीने से ये स्टेडियम बन रहे थे, उन्हें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम पर रखा था। अब उनके रहने के हालात तो बहुत ही खराब थे, और तो और उन्हें जो पैसे मिल रहे थे वो सरकार की तय की हुई मिनिमम मजदूरी से भी कम थे। असल में ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही थी, जिसे बेगार कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज किसने उठाई? हुआ ये कि कुछ सोशल साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया, और कोर्ट का जो फैसला आया ना, वो एक मिसाल बन गया। कोर्ट ने साफ कहा, मिनिमम मजदूरी से कम पैसा देना ये तो मजदूरी ना देने के बराबर है। ये सीधे सीधे शोषण के खिलाफ मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और इसी फैसले ने उन मजदूरों को उनका हक दिलाया। तो ये तो थी हजारों मजदूरों की कहानी। अब एक दूसरी कहानी देखते हैं जो किसी एक अकेले इंसान की जिंदगी की है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि हमारा सिस्टम कैसे नाकाम हो सकता है। चलिए माचल लालूंग के केस को समझते हैं। 54 साल, जी हाँ, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। सोचिए, एक इंसान अपनी जिंदगी के 54 साल हिरासत में काट देता है और उस पर कभी कोई केस ही नहीं चलता, कोई ट्रायल नहीं होता। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोच कर देखिए। उनकी कहानी कुछ यूं है कि जब वो सिर्फ 23 साल के थे, उन्हें किसी को गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर देखिए क्या होता है। 1967 में डॉक्टरों ने कहा कि वो ट्रायल के लिए बिल्कुल फिट हैं, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, मामला ठंडे बस्ते में। फिर सालों बाद 1996 में उन्हें एक बार फिर से ट्रायल के लिए फिट घोषित किया गया, और फिर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। सोचिए, और आखिरकार जब वो 77 साल के हो गए, तब जाकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के दखल के बाद उन्हें रिहाई मिली। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से हम क्या सीखते हैं? देखिए, एशियन गेम्स के मजदूरों के केस में उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार को छीना गया, और माचल लालूंग के मामले में उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को रौंद दिया गया। मतलब दोनों ही मामलों में संविधान में दिए गए हमारे सबसे जरूरी, सबसे मौलिक अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। ये कहानियां सुनकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि हम नागरिकों को सरकार या दूसरी ताकतवर संस्थाओं से बचाने के लिए एक बहुत मजबूत ढाल चाहिए। तो ये ढाल है क्या? ये ढाल है हमारे अधिकारों का एक पक्का दस्तावेज, और इसी को कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, या हिंदी में कहें तो अधिकार पत्र। ये बेसिकली संविधान में लिखी हुई उन राइट्स की एक लिस्ट है जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि कोई भी, सरकार भी क्यों न हो, इन अधिकारों को छीन न सके। अब भारत की बात करें तो हमारे यहाँ इस ढाल को मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और इनकी कहानी शुरू होती है हमारे आज़ादी के संघर्ष से। ये अधिकार हमें थाली में सजाकर नहीं मिले, इनके पीछे एक बहुत लंबी लड़ाई है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इस बात पर बहुत जोर देते थे कि आज़ाद भारत की सरकार को हर हाल में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। असल में 1928 में ही मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में बाकायदा एक बिल ऑफ राइट्स की मांग की गई थी, और फिर जब हमारा संविधान बना तो इस मांग को पूरा किया गया, और मौलिक अधिकार के नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर ही संविधान में जोड़ दिया गया। तो सवाल उठता है कि इन अधिकारों को मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी भी आम कानून से कहीं ऊपर हैं। खुद संविधान ने इन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी है। मतलब सरकार जब चाहे इन्हें बदल नहीं सकती, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट या संस्था इन्हें तोड़ नहीं सकती, और सबसे बड़ी बात,
इन अधिकारों की हिफाजत की आखिरी जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका की है। देखिए, हम अक्सर संविधान को सिर्फ सरकार चलाने की एक रूल बुक समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसका काम सिर्फ सरकार को पावर देना ही नहीं है, बल्कि उस पावर पर लगाम लगाना भी है। सच तो ये है कि संविधान हर एक नागरिक के लिए सबसे मजबूत ढाल है। ये वही कवच है जो हमें नाइंसाफी से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने एशियन गेम्स के उन मजदूरों को बचाया था। सवाल वही है, एक लोकतंत्र अपने लोगों को क्या गारंटी देता है, क्या भरोसा देता है? इसका जवाब हमें मिलता है भारत के संविधान के पन्नों में, बल्कि कहूं तो उसके दिल में। ये जवाब है वो अधिकार जो हर नागरिक को एक मजबूत कवच की तरह दिए गए हैं। और ये वादे ये हवा में नहीं है, इन्हें 6 बहुत ही मजबूत खंभों या कह ले कि पिलर्स पर खड़ा किया गया है। यही वो 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान की असली बुनियाद हैं और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का भरोसा दिलाते हैं। तो ये रहे वो 6 पिलर्स। एक तरह से ये हमारे आज के सफर का रोड मैप है। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे आखिर में वो अधिकार जो इन सभी की हिफाजत करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं उन 2 सबसे बुनियादी पिलर्स से जिन्हें आप एक दूसरे का जुड़वां भाई भी कह सकते हैं। ये हैं समानता और स्वतंत्रता, क्योंकि यही दोनों मिलकर एक मजबूत और इंसाफ पसंद समाज की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में मिलता है, और ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक कानूनी वादा है कि हर नागरिक बराबर है। लेकिन इसका मतलब क्या है असल जिंदगी में? देखिए, इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। इसका मतलब है कि किसी को भी उसके धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर किसी दुकान, होटल या कुएं जैसी पब्लिक जगह पर जाने से नहीं रोका जा सकता। इसी अधिकार ने छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक बुराई को खत्म किया और महाराजा जैसे टाइटल हटा दिए ताकि हर कोई बराबरी महसूस कर सके। पर यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना ही असली बराबरी है? खासकर एक ऐसे समाज में जहां इतिहास में कुछ तबकों के साथ सदियों तक नाइंसाफी हुई हो। और यहीं पर अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक 400 मीटर की रेस हो रही है। एक रनर स्टार्टिंग लाइन पे है और दूसरा 100 मीटर पीछे। अब रेफरी सीटी बजाकर कहे गो, क्या ये बराबरी हुई? नहीं ना। असली बराबरी तो तब होगी जब दूसरे रनर को भी स्टार्टिंग लाइन पे लाया जाए। हमारे संविधान में आरक्षण और महिलाओं या बच्चों के लिए जो खास स्कीमें हैं वो ठीक यही काम करती हैं। सदियों से जो लोग पीछे रह गए उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना। अच्छा, तो ये तो हुई समानता की बात। अब चलते हैं इसके जुड़वा भाई की तरफ, हमारे दूसरे पिलर की ओर, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर समानता जमीन है तो आज़ादी वो खुला आसमान है जिसके नीचे हर इंसान अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच सकता है। और इस अधिकार के केंद्र में, मतलब इसके दिल में है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहता है कि कानून की तय प्रक्रिया के बिना किसी भी इंसान से उसकी जिंदगी या उसकी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। सोचिए, ये कितनी बड़ी और कितनी पावरफुल गारंटी है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने वक्त के साथ जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहने तक नहीं रखा, इसे बहुत बड़ा बना दिया है। अब इसमें सम्मान से जीने का हक, रोजगार का हक और यहां तक कि सिर पर एक छत का हक भी शामिल है। चलिए अब उन अधिकारों की बात करते हैं जो एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ये अधिकार हमारे समाज के अलग अलग समुदायों और उनकी संस्कृति की हिफाजत करते हैं। ये पक्का करते हैं कि हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। इनमें सबसे पहले है शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये इंसानी तस्करी, बंधुआ मजदूरी और ख़ास तौर पर बच्चों से खतरनाक काम करवाने जैसी चीज़ों पर सीधी रोक लगाता है। इसका मकसद साफ है, समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को बचाना। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह हर किसी को आज़ादी देता है कि वो अपने विवेक से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को माने, उस पर चले या उसका प्रचार करे। और यही वो अधिकार है जो भारत को एक सेक्युलर देश बनाता है। मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। और फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
देखिए, भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है। ये अधिकार इसी खूबसूरती को बचाता है। ये भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हक देता है कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को संजोकर रखें और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाएं। तो हमने 5 पिलर्स की बात कर ली, पर अब हम उस छठे और आखिरी अधिकार पर आ रहे हैं, जो असल में इन सबकी जान है। इसे आप एक आर्च, एक मेहराब के उस सबसे ऊपर वाले पत्थर की तरह समझिए, जिसे कीस्टोन कहते हैं। अगर उसे हटा दें तो पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी। ये वो अधिकार है जो बाकी 5 को सिर्फ कागजी वादा नहीं, बल्कि एक हकीकत बनाता है। और इस अधिकार के बारे में खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है और उसका दिल भी। वो बात कर रहे थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये है क्या असल में? देखिए, अधिकार मिलना एक बात है, लेकिन अगर वो अधिकार कोई छीने तो क्या? ये अधिकार उसी का जवाब है। ये हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की ताकत देता है अगर उनके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ये काम कैसे करता है? इसके लिए कोर्ट के पास एक स्पेशल टूल है जिसे रिट कहते हैं। मान लीजिए किसी के मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचा, तो वो इंसान कोर्ट जा सकता है और कोर्ट एक रिट जारी कर सकती है। ये रिट बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे एक रिट है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है कि अगर पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करना ही होगा। इस तरह कोर्ट दखल देकर लोगों के अधिकारों को वापस दिलाती है। सोचिए जरा, क्या होता है जब देश के लंबे समय के गोल्स किसी नागरिक को मिले गारंटीड राइट्स के आड़े आ जाते हैं? यही वो मेन सवाल है जिस पर आज की पूरी बातचीत टिकी है। देखिए, ये एक टेंशन है, एक खिंचाव है जिसे दुनिया के हर संविधान को सुलझाना पड़ता है। और इंडिया का केस तो अपनी डाइवर्सिटी और जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उनकी वजह से बिल्कुल ही यूनिक हो जाता है। तो आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट है क्या, फिर देखेंगे कि देश की गाइड बुक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद बात होगी राइट्स और ड्यूटीज की, और जब ये गाइड बुक और रूल बुक आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे इवॉल्व हुआ, और आखिर में एक खास संदेश पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी संविधान का जो कोर काम है ना, वो यही है कि समाज के जो बड़े गोल्स हैं और एक इंसान की जो अपनी आज़ादी है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाया जाए। और यकीन मानिए, ये बहुत ही नाजुक काम है। अच्छा, तो हमारे संविधान में ना एक हिस्सा है जो आने वाली सरकारों के लिए आप कह सकते हैं एक गाइड बुक की तरह है, एक रोड मैप है, और इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये प्रिंसिपल्स करते क्या है? ये देश के लिए एक बहुत बड़ा विजन सेट करते हैं। इसमें सब कुछ है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, ग्राम पंचायतें, एनवायरनमेंट की सुरक्षा, मतलब पूरी लिस्ट है। और ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, ये तो वो गोल्स हैं जो हमारे देश के लिए सेट किए गए हैं। हाँ, पर यहाँ एक कैच है, एक बहुत ज़रूरी बात, कि आप कोर्ट जाकर सरकार से ये नहीं कह सकते कि वो इन प्रिंसिपल्स को लागू करे। मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, कानूनन आप इन्हें एनफोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन देश को चलाने के लिए ये फंडामेंटल हैं, एक मॉरल कंपास की तरह, एक पॉलिटिकल गाइड की तरह। तो ये तो हुई सरकार की गाइड बुक की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हम नागरिकों का क्या रोल है, हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो संविधान में बाद में डाली गई थीं, और ये भी बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह ही हैं। मतलब एक मॉरल जिम्मेदारी है, आप इन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि वो अपनी ड्यूटीज निभाए हैं या नहीं। राइट्स वो अनकंडीशनल हैं, गारंटीड हैं। ओके, तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। क्या होगा जब सरकार की गाइड बुक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और नागरिकों की रूल बुक यानी फंडामेंटल राइट्स आमने सामने आ जाएं? जब इनमें टकराव हो, बस यहीं पर संविधान का असली टेस्ट होता है। और इस टेंशन को समझने के लिए चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऐसा केस जिसने भारत की नींव हिला दी थी, जमींदारी सिस्टम का खात्मा। अब यहाँ देखिए, टकराव कितना सीधा है। एक तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि आर्थिक बराबरी लाओ, अमीरी गरीबी का फर्क कम करो, और दूसरी तरफ था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जो हर व्यक्ति की जमीन की मिल्कियत को बचाता था। तो सवाल ये था कि सरकार सामाजिक न्याय कैसे करे बिना किसी के फंडामेंटल राइट को छीने।
देखिए, संविधान कोई पत्थर पे लिखी हुई किताब तो है नहीं, वो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बड़े टकराव को आखिर सुलझाया कैसे गया। इसका जो सॉल्यूशन था ना, वो रातों रात नहीं निकला, कई दशक लग गए। 1950s में जमींदारी खत्म करने के कानून आए, मामला कोर्ट पहुंच गया। फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से ही हटा दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का जो क्लाइमैक्स था, जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोर्ट ने कहा, सुनिए, पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है, लेकिन वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी जो मूल आत्मा है, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, उसे नहीं बदल सकती। ये एक तरह से पार्लियामेंट की पावर पर एक परमानेंट चेक लगा दिया गया था। तो फिर एंड में क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि हमारा संविधान सच में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज। और कमाल की बात यह है कि समय के साथ कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस की वजह से हमारे अधिकारों का दायरा असल में और ज्यादा बड़ा है, कम नहीं हुआ। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक और बड़े आइडिया से जोड़ते हैं, एक ऐसा आइडिया जो सीखने और नॉलेज को शेयर करने के बारे में है। जो हमारा सोर्स मटेरियल है ना, वो इस बात पर बहुत जोर देता है कि नॉलेज को शेयर करना कितना जरूरी है। जब ऐसे मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाकर समझाया जाता है, तो वो लोगों को जुड़ने के लिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज करता है। और इसी से जुड़ी है एक और बात, कम्युनिटी लर्निंग। जब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जरूरी टॉपिक को शेयर किया जाता है, तो इससे एक बेहतर इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बनती है। एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल शुरू होता है जहां ज्ञान बढ़ता ही जाता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज की इस बदलती दुनिया में देश के गोल्स और एक इंसान के अधिकारों के बीच का ये जो बैलेंस है, ये आने वाले टाइम में कैसा होना चाहिए? ये एक ऐसी डिबेट है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी और हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।